स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन बात। जी, वो मैंने देखा भीड़ बहुत थी, लेकिन जो त्रिपुरा के जो लोग हैं वो अक्सर कहते हैं कि जो लोगों की जो सोच है वो सेंटर लेफ्ट है ज्यादातर। लेकिन पिछले इलेक्शन में आपने चलो पलटाई का जो नारा दिया था, उसके बाद क्या आपको लगता है कि विश्वास अभी भी लोगों का आपकी पार्टी पर है? देखिए, चलो पलटाई का नारा आप सरसरी तौर पर देख रहे हैं। हमने सरकार बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं कहा था, मुख्यमंत्री बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं कहा था, या पार्टी इन पावर बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं किया था। हमने चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए दिया था और आज हमने स्थिति को बदला है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए वामपंथी दलों से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। यहां पर कई सालों से वामपंथी दल सरकार में था, 5वां पे कमीशन इनको तनख्वाह में दिया जाता था। हमने आने के बाद 7वें पे कमीशन को देने का काम किया और बजट भी अच्छे करे है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाए बगैर, तो रेवेन्यू जनरेट होगी। इसके साथ साथ हमने हिंसा को समाप्त करने का वादा किया था और हमने हिंसा को समाप्त किया है। हमने नशे के कारोबार को, जो बांग्लादेश से सीमाओं से आता है, उसको रोकने का वादा किया था। आज मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, हमने त्रिपुरा के अंदर नशे के कारोबार पर बड़ी कठोरता से नकेल कसी है और इसका जनता में एक अच्छा मैसेज है। और हम इस बार नारा लेकर आए हैं, त्रिपुरा शांत हो चुका है, त्रिपुरा में अब वायलेंस नहीं है, अब त्रिपुरा को समृद्ध बनाने का समय आया है। मोदी जी और माणिक शाह की ये डबल इंजन की सरकार ने वो वादे को पूरा करने के लिए भी अब तक बहुत कुछ किया है। पहले विप्लव देव जी ने किया, अब माणिक शाह जी कर रहे हैं। और मोदी जी का जो केंद्र से गरीब कल्याण का थ्रस्ट है, वो गांव तक परकोलेट हुआ है। अब माणिक जी और विप्लव जी को आपने जो चेंज किया, उससे एक इमेज भी जाता है कि कंट्रोल सब दिल्ली से होता है। अब आप इसकी व्याख्या इस तरह से कर सकती है, परंतु ये पार्टी का सिस्टम है और कंट्रोल करने के लिए कोई बदलाव नहीं होता है। किसी भी कार्यकर्ता का ज्यादा उपयोग करने के लिए बदलाव होता है। तो कभी न कभी कोई राज्य से सेंटर में आता ही है। आज हमने विप्लव देव जी को राज्यसभा का मेंबर बनाया है, हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी बनाया है जो दिल्ली के मुहाने पर है, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय मंत्री भी बनाया है। तो वो केंद्र की राजनीति में अपना अच्छे से योगदान दे रहे हैं। त्रिपुरा की राजनीति में भी माणिक शाह जी के साथ रहकर उनको सहायता करें। तो इसको कोई इस प्रकार के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत नहीं है। अखिल भारतीय पार्टियों को जब राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता को सेंटर पॉलिटिक्स में ले जाते हैं। मैं मानता हूं ये प्रमोशन है, इसको और कोई दृष्टि से नहीं देखना जी। प्रद्युत जी जो है वो तिपरा मोथा की तरफ से वो बहुत किंग मेकर जैसे उनका इमेज बन गया है कि अगर हंग असेंबली होते हैं तो वो किंग मेकर बनेंगे। मीडिया भी उनकी तरफ क्यूरियोसिटी, हंग बननी ही नहीं है, फिर क्या है कोई इस विषय का चर्चा करे। हंग नहीं बननी है, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, काउंटिंग के दिन आप देख लीजिएगा 12 बजे के पहले, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसियां छोटी हैं, 12 बजे के पहले पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में 2 और राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। आपके हिसाब से उन दोनों राज्यों में भी क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको व्हाट यू थिंक इज इम्पोर्टेंट? देखिए, समग्र उत्तर पूर्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने उत्तर पूर्व को बदलने के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले उत्तर पूर्व के अंदर आज शांति है। कई सारे उग्रवादी संगठन थे, कई सारे उग्रवादी संगठनों के साथ हमने समझौता किया है। बोडोलैंड का समझौता हुआ, आरबी जनजातियों के साथ समझौता हो गया हमारा। यहां पर त्रिपुरा में ब्रू और रियांग
अमानवीय तरीके से 40,000 परिवार 25 साल से ज्यादा समय से रहते थे, उनको सेटल कर बसाया गया। यहां पर भी NLFT के साथ समझौता किया गया। लगभग 8,000 से ज्यादा आर्म्ड कैडरों ने आत्मसमर्पण कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। तो जो उत्तर पूर्व को पहले ब्लॉकेड, बम धमाके, इंसर्जेंसी के लिए जाना जाता था, आज इसकी जगह वहां रोड बन रहे हैं, सभी राज्यों में रेल पहुंचने को आई है, सभी राज्यों में एयरपोर्ट्स दिए गए हैं। जहां एक एयरपोर्ट था वहां त्रिपुरा जैसे राज्य में दूसरा भी हम बना रहे हैं। तो ढेर सारा विकास का काम नॉर्थ ईस्ट को इससे विकास से युक्त बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और 8 साल के कम समय के अंतराल में प्रधानमंत्री जी स्वयं 51 बार नॉर्थ ईस्ट आए, 51 टाइम। आजादी से अब तक किसी भी प्रधानमंत्री की फ्रीक्वेंसी नहीं रही है। और हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री को कंपलसरी यहां आना है। इसके साथ साथ कोरोना के समय से जो परंपरा शुरू हुई है फ्री चावल देने की, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक क्षेत्र को प्रतिशत, आबादी के प्रतिशत में हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुआ है। और आज नॉर्थ ईस्ट के गरीब को यह मालूम पड़ गया है कि मेरे घर को कंप्लीट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज होती है उत्तर पूर्वी राज्यों में। मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है वो अगर मिट ना जाए, उसको प्रिजर्व करके रखना, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में, ये बहुत एक सेंसिटिव मसला है। तो मेघालय और नागालैंड में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर ये इशू उठ रहा है? नहीं, मगर उनको अब तो 9 साल में परिचय हो गया है। मीडिया जो हमारे लिए अफवाहें फैलाता था कि हम आएंगे तो आपकी आइडेंटिटी चली जाएगी, आपकी भाषाएं चली जाएगी, उल्टा मोदी जी के आने के बाद लोकल लैंग्वेजेस और स्ट्रेंथी हो गई और मजबूत हो गई। अब प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में होने लगी है। और इतना ही नहीं, कई सारी बोलियां, जैसे मणिपुरी है, जैसे यहां की बोली है, त्रिपुरा की, कई सारी बोलियों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा है। बोडोलैंड में भी उनकी भाषा में प्राथमिक शिक्षा होने लगी है। तो उनकी आइडेंटिटी को और मुखर कर मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक भी राष्ट्रीय पर्व ऐसा नहीं है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों ने दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म नहीं किया है। उनके लिए देश भर के अंदर स्वीकृति बढ़ी है। नरेंद्र मोदी जी के लिए कई पत्रकार एनालिसिस करते करते आर्टिकल लिखते हैं तो मैं पढ़ता हूं कि भाई नरेंद्र भाई ने रोड कनेक्टिविटी बढ़ा दी, नरेंद्र भाई ने एयर कनेक्टिविटी बढ़ा दी, नरेंद्र भाई ने रेलवे से उत्तर पूर्व को जोड़ दिया। ये तो किया ही है प्रधानमंत्री जी ने, मगर प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम अगर किया है तो उत्तर पूर्व और बाकी के भारत के हिस्सों के बीच में जो मन की दूरी थी उसको समाप्त कर दिया है। आज उत्तर पूर्व के लोगों को मन से लगता है कि भारत के बाकी हिस्सों में हमारा सम्मान है, यहां भारत के लोगों का सम्मान होना चाहिए। नागालैंड में भी ईस्टर्न नागालैंड में कुछ लोगों ने उकसाकर इलेक्शन का बहिष्कार करने का ऐलान करवाया था। अभी ANPO ने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा हमें मोदी जी पर भरोसा है। तो यही बताता है कि अब ये चीजें नहीं चलने वाली। तो वो जो अकॉर्ड है उसका अभी तक वो सुलझ नहीं पाया अभी तक। देखिए, सुलझ नहीं पाया है। अकॉर्ड किस चीज के लिए होते हैं? अकॉर्ड हिंसा बंद करने के लिए होते। हिंसा तो बंद ही हो गई है, सीजफायर है ये, और इस पर डिस्कशन चल रहा है। जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जब इलेक्शन होते हैं हमेशा जो ये बातें चलती हैं कि CAA NRC को लेके, लेकिन इस बार ये 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इस महीने और CAA NRC की बात ही नहीं उठ रही। आप भी नहीं उठा रहे और ऑपोजिशन भी नहीं उठा रही। नहीं, हमारा उठाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर शेड्यूल 6 और इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड लगभग 80% से ज्यादा हिस्सा है, इसलिए इससे प्रभावित ही नहीं होता है। सर, जनजाति लोगों की जो समस्याएं हैं उनको किस तरह दूर किया हुआ है बीजेपी ने, और
ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो जनजातीय समुदाय है बीजेपी को वोट देगी इस बार? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जनजातीय समुदाय की बहुत सारी दिक्कतें थी। एक तो मन से वो उनकी स्वीकृति चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी ने बड़े प्यार से जनजातियों को गले लगाने का काम किया है। इतने सालों के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति जनजातीय समाज से बनी है। इतने सालों के बाद पहली बार जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन के पर मनाया जा रहा है। इतने सालों के बाद 1857 से पहले से जिन जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए योगदान दिया, इसके 10 बड़े बड़े म्यूजियम 200 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे हैं। एकलव्य स्कूल लगभग 300% बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनको लगता है कि ये सरकार हमारे लिए सोच रही है। इसके साथ साथ देश भर के जो गरीबों को फायदा हुआ, वो पूरा फायदा जनजातीय समाज को किसी भी भेदभाव के बगैर मिला है। मैं स्पष्टता से कह सकता हूं, कांग्रेस के शासन में नहीं होता था। आज गरीबों को घर मिल रहा है, तो क्योंकि जनजातीय समाज में सबसे ज्यादा गरीबी थी, सबसे ज्यादा फायदा उनको हुआ है। घर में पानी पहुंच रहा है, उनके घर में बरोबर पहुंच रहा है। गैस का सिलेंडर मिला है, उनको भी मिल रहा है। 5 लाख तक का हेल्थ का कार्ड मिल रहा है, तो उनको भी मिल रहा है। मुफ्त चावल उनको भी मिल रहा है। ढेर सारी चीजें जो मोदी जी ने आम गरीबों के लिए की, इसका किसी भी भेदभाव के बगैर उसका फायदा जनजातियों को मिला है। और जनजाति को भी अब विकास का अनुभव होने लगा है कि हमें गुमराह कर कर, झगड़ा लगाकर हाथ में हथियार थमा दिए गए, मगर हमारा कल्याण नहीं हुआ, पीढ़ियां बर्बाद हो गई। आज शांति के कारण डेवलपमेंट संभव हुआ है। शांति के कारण जनजाति के बच्चों का शिक्षा समाप्त हुआ है, और शांति के कारण रोजगारी भी बढ़ी है। और ये जो नरेंद्र मोदी जी का संदेश है, विकसित नॉर्थ ईस्ट, पूरे भारत में इंजीनियरिंग अजूबा माने जाएंगे। इस प्रकार के डबल डेकर ब्रिज नॉर्थ ईस्ट के अंदर बने हैं। 2024 के पहले नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानी रेल और एयर इससे जुड़ जाएगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। जी, आप मिलिटेंसी की बात करते हैं, तो मैं अब दक्षिण की ओर रुख करती हूं। आप सैटरडे को, शनिवार को आप कर्नाटका में थे और आपने पीएफआई की बात की कि बीजेपी की सरकार है जिसने पीएफआई को बैन किया, और थोड़ा सा उसमें विवादास्पद बयान ये भी था कि कांग्रेस जो है वो पीएफआई को उकसा रही थी। तो वहां पर जो कर्नाटका के जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो इस बात से काफी नाराज हैं कि ये टिपिफाई किया आपने कि कांग्रेस और पीएफआई एक थी। मैंने ऐसा नहीं किया कांग्रेस और पीएफआई एक थी। मैंने ये कहा कि पीएफआई के कैडर पर अलग अलग प्रकार के केस थे। वो केस को समाप्त करने का प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया, जिसको कोर्ट ने रोका है। अब इसमें इनको बुरा लगाने जैसा क्या? या तो आप प्रयास न करते, प्रयास करोगे तो सुनना पड़ेगा। और दूसरी ओर हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है। और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया है। पर इतने साल क्यों लग